Good morning, friends. I am Anita Kumari. वेलकम टू हिस्ट्री क्लासेस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 9th क्लास का पूरा हिस्ट्री एनसीईआरटी करा चुकी हूँ। अब मैं 10th क्लास का जेसीईआरटी बुक से यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पहला चैप्टर से आज मैं बताने जा रही हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी एग्जाम हो, झारखंड का हो या बिहार का हो, एनसीईआरटी से क्वेश्चन बहुत रहते हैं। इसलिए आप लोग एनसीईआरटी बुक पढ़िए। फिलहाल अबर जो सहायक आचार्य का रिस्पॉन्स की देखे होंगे, जरूर जो भी दिए होंगे सहायक आचार्य का एग्जाम, उसमें बहुत क्वेश्चन जेसीईआरटी एनसीईआरटी से पूछा गया था। तो इसलिए मैं ज़्यादा फोकस एनसीईआरटी पर करती हूँ और आप लोग के लिए भी मैं मेहनत कर रही हूँ। आप लोग ज़रूर मेरा वीडियो देखिएगा। चलिए अभी स्टार्ट करती हूँ। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। अब यहाँ क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय क्या है? 1848 की बात है। एक फ्रांसीसी कलाकार था, उनका नाम था फ्रेडरिक सरयू ने 4 चित्रे की एक श्रृंखला बनाई। इनमें क्या था, उसने सपनों का एक संसार रचा। उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। इस श्रृंखला के पहले चित्र 1 में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करते थे। अब यहाँ क्या है, एक व्यक्ति का नाम है, वे कहाँ के रहने वाले हैं? फ्रांस के रहने वाले हैं। वे कब किए थे ये चीज़? 1848 ईस्वी में एक चित्र बनाए थे। वे चित्र में वे अपना सपना को क्या किए थे, संजो करके रखे थे और उस सपना में क्या देखते थे, जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र से मिलकर बना हो। उस श्रृंखला के पहले यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। उसमें सभी उम्र के लोग क्या कर रहे हैं, स्त्री पुरुष लंबी कतार में लगे हुए हैं और क्या किए हुए हैं, स्वतंत्रता की जो प्रतिमा वहाँ पे बनाया गया है, उस प्रतिमा को मैं दिखाती हूँ। ये जो प्रतिमा बनाया गया है, ये कलाकार फ्रेडरिक सरयू के द्वारा बनाया गया है। उसमें क्या किया गया कि जो कलाकार स्वतंत्रता महिला के रूप में प्रदान किया गया है और एक हाथ में वे उनका क्या है, इस प्रतिमा में एक हाथ में ज्ञानोदय है, एक हाथ में क्या है इनका, एक हाथ में ज्ञानोदय है, एक हाथ में क्या है, घोषणा पत्र लिए हुए हैं। तो इस प्रतिमा के सामने, ये सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। ये सौर्यों ने क्या किया है कि कल्पना दर्श यानी यूटोपिया, कल्पना दर्श मतलब यूटोपिया कहा जाता है। ये दुनिया के लोग अलग अलग राष्ट्र और समूह में बटे हुए हैं, जिनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक से होती है। ये सरयू क्या बोलते हैं कि जो जो लोग बाहर से आते हैं या कोई देश या विदेश से आते हैं, तो उनका कपड़ा से ही पहचाना जाता है कि कौन सा देश से आए हैं। ये यूटोपिया या अन्य की कलाकार जो फ्रेडरिक सोरियो है, उनका कहना था। स्वतंत्रता की जो मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड, जो तब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे। फ्रांस के जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है। प्रतिमा के पास प्रतिमा के पास जो है, अभी अभी क्या हो रहा है, पहुंचा है। क्या है, अभी अभी क्या है, पहुंचा है। उसके पीछे जर्मनी के लोग हैं, यानी कि वहाँ जो फ्रांस और स्विट्जरलैंड, अमेरिका और स्विट्जरलैंड की बात मैंने अभी बताया, तो उसमें क्या था कि अभी अभी क्या है कि जर्मनी के लोग भी हैं जो काला, लाल और सुनहरा झंडा थामे हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अमेरिका और स्विट्जरलैंड के जो राष्ट्र राज्य बन चुके थे, वो फ्रांस का जो क्रांतिकारी तिरंगा था, फ्रांस का जो क्रांतिकारी तिरंगा था, वो कौन सा कलर के था? तो काला, लाल और सुनहरा झंडा थामे था, काला और लाल। यह दिलचस्प है कि जिस समय सौर्यों ने यह छवि निर्मित की, जर्मन लोग तब तक एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे, जो झंडा में थामे हुए थे। 1848 के उदारवादी उम्मीदों उम्मीदों को अभिव्यक्ति है, जिनमें अनेक जर्मन भाषी रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठित करने की चाह थी। जर्मन लोग के बाद ऑस्ट्रिया, दो सिसिलियों की राजशाही, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग हैं। अब यहाँ क्या है कि अभी अभी वहाँ पे पहुँचा था लोग, कहाँ पे, अमेरिका और स्विट्जरलैंड के जो जहाँ पे वे क्या बनाया गया था, प्रतिमा बनाया गया था, वहाँ लोग पहुँचे हुए थे। तो
किस कलर का झंडा था वहाँ पे फ्रांसीसी लोग जब ये कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे और स्वतंत्रता की प्राप्ति मांग रहे थे, तो वहाँ उस समय कौन सा झंडा फहराया जा रहा था? तो काला और लाल झंडा फहराया जा रहा था। 1848 में उदारवादी लोग क्या किए थे? अभिव्यक्ति और जिनमें अनेक जर्मन भाषी रियासतों को क्या किए थे? प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य को गठित करना चाहते थे। लेकिन जर्मन लोग के बाद में ऑस्ट्रिया जो था, दो सिसिलियों की राजशाही, यानी ऑस्ट्रिया जो था, क्या था? ऑस्ट्रिया जो था दो सिसिलियों की राजशाही लोम्बार्डी, पोलैंड और इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग हैं। ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह संत और फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नजरें जमाए हुए हैं। मतलब क्या हुआ है? ईसा मसीह के संत और फरिश्ते इस दृश्य पर, वहाँ जो भी मैंने दिखाया था, ये दृश्य दिखाया था वहाँ पे, उसके बारे में बोल रहे हैं कि मसीहा संत फरिश्ते इस दृश्य को अपनी नज़रों से जमाए हुए हैं। चित्रकार ने उनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया है। मतलब जो चित्रकार बनाया है, उस चित्रकार में ऐसा मतलब बनाया गया है ना कि उसमें दुनिया के सारे लोग जो है भाईचारे के प्रतीक के रूप में देखें। इस प्रकार उस चित्र में उसमें बनाने की कोशिश किए हैं सरयू फ्रेडरिक। इस अध्याय में ऐसे कई विषय उठाए जाएंगे जिनकी काल्पनिक अभिव्यक्ति सरयू ने चित्र में की थी। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताबूत तक का कर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए। अब ये जो सरयू जो है, फ्रेडरिक सरयू है, उस चित्र के माध्यम से कल्पना करते हुए वे अपने आप को वो बोलना चाह रहे हैं और बोल रहे हैं, कहते हैं कि मैंने जो चित्र बनाया है उस चित्र के माध्यम से लोगों को जगाना चाहता हूँ और उसमें भाईचारे का प्रतीक लाना चाहता हूँ। ये किसने बोले थे? सरयू, जो फ्रेडरिक सरयू जो थे, फ्रांस से थे। 1848 ईस्वी की बात है। फ्रांस फ्रांस के रहने वाले वे थे, सरयू फ्रेडरिक। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया? मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए। यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर एक राष्ट्र का उदय हुआ। क्या हुआ? बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्य में एक राष्ट्र का उदय हुआ। यूरोप में लंबे समय से एक ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधियां और विचार विकसित हो रहे थे जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र पर प्रभुसत्ता एक केंद्रीय शक्ति की थी। कहने का यहाँ पे तात्पर्य है कि आधुनिक राज्य में ऐसी गतिविधियां का विचार विकसित हो रहा था जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित कर दिया गया था कि प्रभु सत्ता जो क्या है, केंद्रीय शक्ति की थी। लेकिन राष्ट्र राज्य में न केवल उसके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास या विरासत की भावना थी। साझेपन की ये भावना अनंत काल से नहीं थी, यह संघर्षों, नेताओं तथा आम लोगों की सरगर्मियों से निर्मित हुई थी। यह यह अभ्यास उन विविध प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालेगा जिनके तहत 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्र अस्तित्व में आए। इस तरह से हमने क्या देखा कि इसमें जो दिया हुआ था, इसमें फ्रेडरिक सरयू ने अपने बारे में और लोगों के बारे में क्या बोले हैं, जनता के बारे में और भाईचारे के बारे में, वो इसमें हम लोग क्या किए? देखने की कोशिश किए। अब देखते हैं, एक व्यक्ति का नाम है। बॉक्स से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, बीपीएससी में तो धुआंधार रूप से पूछे जाते हैं बॉक्स से क्वेश्चन। और कोई भी एग्जाम हो दुनिया के, बॉक्स से क्वेश्चन बहुत अब पूछे जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक से, जेसीईआरटी बुक से। तो देखते हैं बॉक्स में क्या है। एक व्यक्ति का नाम है अष्ट रेमन। क्या नाम है? अष्ट रेमन। ये राष्ट्र क्या है इसके बारे में बताएं। अर्नस्ट रेमन नाम है, फ्रांसीसी दार्शनिक। रेमन जो है 1827 से 92 में, 1822 ईस्वी में वे क्या किए थे? सोबोन विश्वविद्यालय में दिए गए एक व्याख्यान में राष्ट्र को अपनी समझ को प्रस्तुत किया था। बाद में व्याख्यान एक प्रसिद्ध निबंध के रूप में छापा जिसका शीर्षक था, जिसका राष्ट्र क्या है, इसका शीर्षक था राष्ट्र क्या है, क्वेश्चन नेशनल, राष्ट्र क्या। इस निबंध में रेमन अन्य लोगों के द्वारा प्रस्तावित इस विचार को आलोचना करता है कि राष्ट्र समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से बनता है। यानी कि ये इन जो
अंडर्स्ट रेमन जो है वे भाषा के बारे में बोले हैं कि ये जो भाषा होता है इससे क्वेश्चन पूछेगा कि अंडर्स्ट रेमन का पीरियड कब से कब तक था फ्रांसीसी दार्शनिक के संबंध में, तो 1827 से 92 तक था। इन्होंने क्या किस चीज़ पर बल दिया था, तो भाषा पर बल दिया था। ये इसमें दर्शाने की बात कही गई है इस चैप्टर में। एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा चरम बिंदु पर होता है। ये इन्हीं का कहने का मतलब था, ये अंडर्स्ट रेमन का। इसी तरह से हम देखते हैं जनमत संग्रह। जनमत संग्रह इन्हीं का देन है। तो इन इसमें इम्पोर्टेंट है, भाषा से संबंधित दिए थे, भाषा नस्ल से, और जनमत संग्रह से दिए थे। अब देखते हैं यहाँ पे जनमत संग्रह क्या है। जनमत संग्रह क्या है, तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनमत संग्रह से, पूछ देगा एग्जाम में कि जनमत संग्रह क्या है। तो जनमत संग्रह क्या थे, एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या स्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। रेनन की समझ के अनुसार एक राष्ट्र की